बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हम लेकर आते हैं नए विषय जो कि होते हैं खेती किसानी से संबंधित, और उन विषयों के माध्यम से हम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। उनके संदर्भ में जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाया जाता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए आपको बता देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मक्का फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे फूलों की खेती और देखभाल के बारे में। दोनों ही बहुत ही अहम विषय हैं जिसके संदर्भ में कोई भी सवाल है आपके पास, जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमसे साझा कर सकते हैं और जानकारियां हासिल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें आप ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com, और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर फ्लैश किया जा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर 8800520717। इसके माध्यम से तुरंत अपना फोन उठाइए, आप इस नंबर पर हमें अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और जो हमारे विशेषज्ञ हैं आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ईमेल आईडी दोहरा देते हैं आपके लिए, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप इसके जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो माध्यम बता दिए हैं हमने आपको कि किस तरीके से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और अब जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं। परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर ऋतु जैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। समय बता देंगे, प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर ऋतु, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सीमा सेपट। बता दें आपको ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना, पंजाब में। डॉक्टर सीमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम हेलो किसान में। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जानकारी दे दी है हमने आपको कि किन विषयों पर होने वाली है चर्चा। बस अब आपको अपना फोन उठाना है और अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, और आपके सवालों का हम इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल हम अपनी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, और सबसे पहले डॉक्टर ऋतु का मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर ऋतु, जब बात आती है फूलों की खेती और देखभाल की, जब हम बात करते हैं तो फूलों की खेती करना बहुत ही ज़्यादा एक कलाकारी का काम होता है। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे हमारे किसानों को कि किस तरह से देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है? जी, जैसे कि हम जानते हैं अभी आने वाले समय में बहुत सारे जो फूल हैं वो लगने वाले हैं, और आपके अगले 3-4 महीने में एक इंद्रधनुषीय रंग आप जो है फूलों के दिखेंगे अपने वातावरण में। तो फूलों की खेती करने के समय हमें बहुत सारे उनकी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि फूलों की खेती विशेष देखभाल की मांग करती है, और हमें इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है सबसे पहले प्लांटिंग मटेरियल का, कि हम कौन सा प्लांटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जो हम पौध लगाएंगे वो हमारी रोग रहित होनी चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हमारी पौध जो हो गुणवत्तापूर्ण हो, हमारे जो बीज हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले हों और रोगों से मुक्त हों। उसके बाद हमें उस खेत की तैयारी करनी चाहिए। खेत की तैयारी करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें किस फसल को लगाना है और किस समय पर लगाना है। समय का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमें किस उद्देश्य के लिए हमें फूल चाहिए। क्या हमें व्यावसायिक खेती के लिए फूल चाहिए, क्या हमें सजावट के लिए फूल चाहिए, या
हमें हो सकता है कि आने वाले कुछ पर्व त्योहार उत्सव आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है नवरात्रे आ रहे हैं अभी, त्योहारी सीजन की शुरुआत जी हो रही है। तो आगे त्योहारी आने सीजन में फूलों की जो मांग है बाजार में वो बहुत ज़्यादा रहती है, और किसान को उस समय अगर फूल उगाएं, समय पर फूल उगा लें तो बहुत अच्छी जो है आमदनी होती है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमें अगेती बुआई भी करनी पड़ती है कुछ फसलों की, ताकि किसान को अच्छा आमदनी हो सके। साथ ही साथ फूलों में लगने वाले रोग कीटाणु और व्याधियों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण का ध्यान रखना चाहिए, पानी समय पर देना है, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, ये सब चीज़ों का बहुत ही अधिक हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ बहुत ही आवश्यक है कि फूलों को उगाने के बाद उसकी कटाई करने या तुड़ाई करने के बाद भी उसकी संभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि फूल जो हैं बहुत नाजुक होते हैं, और मार्केट तक जाते जाते अगर हमने उनका सही से देखभाल नहीं की तो किसान को उसका अधिक और अच्छा मूल्य मार्केट में नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों का अगर सबको ध्यान में रखते हुए ही हमारे किसान अगर फूलों की खेती करते हैं तो अच्छी आमदनी निश्चित तौर पर आपको मिल सकती है। बस आपको समय समय पर सही तरीके से प्रबंधन यहाँ पर करने की ज़रूरत है। और किस तरह के प्रबंधन आप कौन से समय में कर सकते हैं, किस तरह से तैयारियां कर सकते हैं, विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। अगर किसान वैज्ञानिक तरीके से फूलों की खेती करें तो निश्चित तौर पर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। फूलों की खेती मुख्य रूप से हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में होती रही है, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल भी फूलों की खेती में अच्छा कर रहे हैं। सर्दी के मौसम को फूलों की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय किसान कई तरह के फूल लगा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में जो फूल होते हैं उनमें डहेलिया, गजेनिया, पेटूनिया, आइस फ्लावर, बेगोनिया टोरेनिया, वंडरलैंड, पैंसी, गैलोक्सिनिया और स्टॉक सिंड्रिया आदि शामिल हैं। वहीं जिन किसानों ने फूलों की खेती कर रखी है वो गुलाब के पौधे की कटाई छटाई के बाद कटे हिस्सों पर डाइथेन M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। ग्लैडियोलस के रोपाई के समय कंद से कंद की दूरी 25 सेंटीमीटर और पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। गुलदाउदी पर जल्दी आई कलियों को तोड़ दें, जिससे बाद में आने वाले फूल बड़े आकार के हों। डहेलिया को गमलों में लगा दें और घास के लॉन में बारीक कटाई के बाद हल्का यूरिया छिड़कें। आकर्षक रंग के फूल लेने के लिए ग्लैडियोलस के खेतों में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र की दर से 5 किलो कंपोस्ट, 30 ग्राम नाइट्रोजन, 30 ग्राम फास्फोरस और 20 ग्राम पोटाश का उपयोग करें। इस तरह सही समय पर फूलों की खेती और उनकी उचित देखभाल किसानों के लिए फायदे का सौदा बन सकती है। तो देखिए, अभी आप सभी ने एक विशेष रिपोर्ट जो कि आधारित थी फूलों की खेती और देखभाल पर, इस पर हमारी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सीमा का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सीमा, मक्का की अगर हम बात करते हैं तो इसमें खरपतवारों का खतरा रहता है, जिससे फसल बढ़वार में दिक्कत आती है। तो ऐसे में किस तरह से आप कहेंगे हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को, कि कितना जरूरी हो जाता है खरपतवार नियंत्रण करना? मक्का की जो फसल बहुत ही इंडस्ट्री के हिसाब जो मक्का है वो 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाई जाती है, कतार से कतार की दूरी। और अगर शुरू के 30 से 35 दिन देखें तो मक्का की जो बढ़वार होती है वो काफ़ी कम होती है। तो ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिस समय खरपतवार का नियंत्रण करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। और काफ़ी दूरी पर लगाने से और जो शुरुआत का जो उसका ग्रोथ होता है मक्का का काफ़ी धीरे होने की वजह से इसके अंदर खरपतवारों का प्रकोप काफ़ी होता है। और अगर समय पर अगर शुरू के 1 महीने तक अगर खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया जाए तो इसकी जो उपज होती है उस पर काफ़ी कुप्रभाव देखा जा सकता है। यह जो खरपतवार होते हैं ये मक्का की फसल की वृद्धि को रोकते हैं और ये
तरीके से फसल के साथ एक कंपटीशन करते हैं। अगर आप खाद भी उसके अंदर डालते हैं तो ये खरपतवार मक्का की फसल से एक प्रतिस्पर्धा करते हैं, जगह के लिए एक प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इस अवस्था में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि मक्का की फसल में समय पर खरपतवार प्रबंधन किया जा सके। खरपतवार नियंत्रण सही समय पर करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो बढ़वार है वो प्रभावित होगी। साथ ही साथ जितने भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं वो भी आपकी फसल को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में सही समय पर सही तरीके से खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। क्या है इसका सही तरीका, इसके बारे में हमारी मेहमान से जानेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी एक विशेष रिपोर्ट। देश में काफी संख्या में किसान मक्का की खेती करते हैं, लेकिन कई बार खरपतवार के कारण उन्हें उपज में कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन समय रहते खरपतवार नियंत्रण कर लेने से आप फसल के नुकसान से काफी हद तक बच सकते हैं। दरअसल मक्का की फसल में कई तरह की खरपतवार लगती है, जैसे सांठी, चौलाई, भाकड़ी, बिस्कोपरा, जंगली जूट, दूधी, हुलहुल, नूपिया, सांवक और मकरा आदि। अगर मक्का की फसल में इन खरपतवारों का प्रकोप ज्यादा होता है तो उपज में 50 से 60% तक गिरावट आ सकती है। इसलिए मक्का के खेत को शुरू के 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। खरपतवारों के प्रबंधन के लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई खुरपी, हैंड हो या हस्तचलित या शक्ति चलित यंत्रों से कर सकते हैं। इस तरह खरपतवारों को नष्ट करने से मिट्टी में पड़ने वाली पपड़ी भी टूट जाती है और पौधों की जड़ों को अच्छे वायु संचार से बढ़वार में मदद मिलती है। खेत तैयार करते समय ही जमीन में गहरी जुताई करनी चाहिए और मिट्टी को धूप लगानी चाहिए, जिससे हानिकारक पदार्थ नष्ट हो जाएं। मक्का की बुआई से पहले बीजों को थीरम से उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे फसल पर खरपतवारों का बुरा असर ना पड़े। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए एट्राजिन की 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा का छिड़काव किया जा सकता है। एट्राजिन की जरूरी मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के बाद, लेकिन जमाव से पहले छिड़क देना चाहिए। दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो देखिए अभी आप सब ने एक और विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से। आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि वैसे तो गर्मी की जो फसल हम लेते हैं फूलों की, जी जुलाई अगस्त में हम लोग बुआई करते हैं, लेकिन क्या अभी लगाना चाहें तो अभी भी उन्नत समय है या फिर नहीं, ये जानना था। बिल्कुल, गेंदा आप अभी लगा सकते हैं या फिर नहीं, ये जानना चाहते हैं आप। क्या कहेंगी डॉक्टर ऋतु? जी, गेंदा हम सितंबर माह के अंत में गेंदे की पौध लगा देते हैं नर्सरी में, और अक्टूबर में उसको हम खेत में रोपित कर देते हैं। परंतु अभी भी अगर आप चाहें तो आप तैयार हुई पौध लेकर जो है गेंदा खेत में लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप पौध भी तैयार कर सकते हैं गेंदे की। और गेंदा लगाने के लिए आप थोड़ा लेट हो गए हैं, पर क्योंकि आपके जो सागर जिला है वहाँ पर तापमान अभी बहुत ठंडा नहीं हुआ है, तो अभी भी आप इसकी गेंदे की पौध लगाएं। और गेंदे की जो उच्च गुणवत्ता वाली किस्में हैं, जैसे कि पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से निकली नई किस्म है पूसा बहार, उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जितनी अगर आप चाहें तो हाइब्रिड किस्म के जो गेंदा है उनको आप इस समय लगा सकते हैं। और जो कलकतिया गेंदा, जिसे हम लड्डू गेंदा भी कहते हैं जी, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और उसकी पौध जो है आपको बनी बनाई पौध लेकर आप इस वक्त गेंदा लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो विपिन जी आप इस समय भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छी और स्वस्थ पौध एक प्रमाणित जगह से ही आप लें तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बढ़ते हैं आगे। हरी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कपूरथला पंजाब से। आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो
हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब जी, मोटे गेंदे के बारे में पूछना है कि ये कौन सी वैरायटी है और इसका कितना बीज लगता है, और दूसरा सवाल है कि काला गुलाब भी कोई आता है जी, इसके बारे में भी थोड़ा बताया जाए जी। बिल्कुल, पहले तो आप मोटे गेंदे के संदर्भ में जानकारी दें। जिसे आप मोटा गेंदा कह रहे हैं, इसे हम अफ्रीकन गेंदे के नाम से जानते हैं। और अफ्रीकन गेंदा जो है उसकी हमारे पास वैरायटी है पूसा नारंगी गेंदा और पूसा बसंती गेंदा। साथ ही साथ एक नई जो किस्म है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अभी विकसित की है, पूसा बहार। इसके अलावा जो आपका कलकतिया गेंदा या लड्डू गेंदा जिसे कहते हैं, वो भी अफ्रीकन प्रजाति में ही आता है। और दूसरी बात आपने पूछी है काला गुलाब अभी तक कोई भी ऐसी काले गुलाब की कोई वैरायटी नहीं है, कोई किस्म नहीं है। जबकि एक कुछ किस्में हैं जो बहुत ही गहरे लाल रंग की होती हैं, मरून कलर की, जो काली जैसी लगती है बट काला नहीं होता, जिसमें ओकलहामा एक किस्म है जिसे आम बहुत अच्छी खुशबू वाली गुलाब की किस्म है और कट फ्लावर के लिए इस्तेमाल होती है। और उसका जो लाल रंग है वो बहुत ही गहरा लाल रंग है, जो कि आपको ऐसा प्रतीत होता है काला है, जबकि काला रंग का कोई भी गुलाब नहीं है। बिल्कुल, काले रंग का तो नहीं होता, लेकिन गहरा हम कह सकते हैं मरून होता है, जिसके चलते वो थोड़ा सा कालापन नजर आता है। तो ऐसे में आप उसका चयन यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और एक वो हमारे पास ईमेल आ गया है और ये भेजा है हमें पूनम जी ने, और लिखा है कि मेरा गांव तलवा कोटवा है, चंपारण है। मक्का लगाया वो सही से नहीं हुआ, अच्छी किस्म बताएं। वहाँ कोई सही मंडी नहीं है जिसके चलते अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो मक्का के बारे में जानना चाहती हैं, ये चंपारण से बात कर रही हैं। और क्या कहेंगी डॉक्टर सीमा आप इन्हें? अच्छी किस्म के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती हैं और बाजार व्यवस्था के बारे में भी। देखिए, बिहार जो मक्का होता है वो काफी उपज वाला होता है। तो सही समय है रबी के अंदर मक्का। काफी उन्नत किस्में हैं, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा भी विकसित कई किस्में हैं, जिसमें IMH 222 है, जो कि 1 हेक्टेयर अंदर लगभग 30 से 35 क्विंटल उसकी रबी के अंदर जो बात तो काफी 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। और बिहार के अंदर सर्दी का तापमान इतना अत्यधिक नीचे नहीं जाता है, तो इसकी अधिक हम ले सकते हैं। अगर बाजार व्यवस्था की बात की जाए तो अभी तक भारत सरकार द्वारा जो इसकी MSP पर है, इसकी खरीद नहीं हो पा रही है। लेकिन जो पंजाब पार्ट है भारत का, उसके अंदर बिहार के मक्का की काफी मांग है। और यहाँ तो पोल्ट्री के अंदर, पोल्ट्री का जो सेक्टर है वह जो हमारा पंजाब या हरियाणा जितना भी मुर्गी पालन होता है वह बिहार से ही उसका मक्का आता है। एक कारण तो उसका ये होता है कि बिहार में तीनों टाइम, चाहे वो खरीफ का मक्का हो चाहे वो रबी में मक्का हो, काफी अच्छा होता है, उसमें फंगस नहीं लगती है। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा नदन इंडिया का जो मक्का है, उसके अंदर जब इसकी कटाई होती है, जो सितंबर अक्टूबर के अंतर्गत जो कटाई होती है वह अच्छे से सूख नहीं पाता, तो उसके अंदर एक अल्फा टॉक्सिन नामक उसमें फंगस लग जाती है, जो मुर्गी के काफी प्रभावित करती है। तो इसका बाजार काफी किसी लोकल सेक्टर या कंपनियों जो कि मुर्गी दाना और इनके प्रोडक्ट बनाती है, अगर उनसे कांटेक्ट करके इनको बेचा जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए पूनम जी, आपकी जो समस्या है उसका समाधान कहीं ना कहीं हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। और इन्होंने आगे ये भी सवाल लिखा था कि हमने लौकी भी बोई, लेकिन उसका भी कुछ हमें अच्छा यहाँ पर आय नहीं अर्जित हुई है, तो हमें कोई ऐसी फसल सुझाएं जिससे अच्छे पैसे मिल सके। तो क्या इस क्षेत्र में ऋतु जी हम कह सकते हैं कि फूलों की खेती की सलाह दी जा सकती है इन्हें? जी, फूलों की खेती की सलाह अवश्य दी जा सकती है। और अगर हम बात करें गेंदे की, तो गेंदा एक ऐसी फसल है जिसको बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है और उगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। जब भी हम किसी को फूलों की खेती करने की सलाह देते हैं तो हम कहते हैं कि गेंदा जो है वो सबसे आसानी से उगाया जा सकता है, तो वो गेंदा उगा ले। परंतु गेंदा को उगाने के लिए सबसे बड़ी बात ये है इनके लिए, क्योंकि
किसी भी फसल को उगाने के लिए, खासकर फूलों की फसल उगाने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास मंडी है या नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट है, फूलों को बेचने के लिए बाजार है, तो गेंदा एक बहुत अच्छी फसल है। और साथ ही साथ गेंदे की जो पंखुड़ियां हैं उनका इस्तेमाल मुर्गी दाने में भी किया जाता है, ताकि उसका जो मुर्गी के अंडे की जर्दी है और उसका जो फ्लैश का कलर है, जो मांस का जो कलर है, वो पीला रंग, अधिक पीला रंग होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैरोटीनॉइड की मात्रा होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो यदि मार्केट नहीं है तो उसको गेंदे का इस्तेमाल जो है वो मुर्गी दाना की बनाने के लिए, उसमें भी डालने के जो लिए काम कर पोल्ट्रीज सकते हैं हैं। उनसे भी संपर्क किया जा सकता है, साझा किया जा सकता है, और वहाँ भी आप उनको अपनी उपज बेच सकते हैं और अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए विकल्प बहुत सारे हैं यहाँ पर, जो दोनों ही सुझाएं हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने। हम उम्मीद करते हैं ये जो सवालों के जवाब आपको मिले हैं इससे आप ज़रूर संतुष्ट होंगे, और ऐसे ही सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मक्का फसल में खरपतवार नियंत्रण और फूलों की खेती और देखभाल के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ हमारे जो दोनों ही विशेषज्ञ हैं वो उपस्थित हैं, जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुँचाएंगे, जानकारियां साझा की जाएंगी। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ बिहार से, मधुदेव जी। आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, मधुदेव जी पूछिए अपना सवाल। सवाल ये है हेलो, मक्के के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? हम आपकी आवाज साफ तौर पर सुन नहीं पा रहे हैं। मक्के के बारे में कौन से और कौन साफ तौर पर आपका सवाल जो है वो यहाँ हम सुन नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते समझ नहीं आ पा रहा है और जवाब आप तक पहुँचाना थोड़ा सा
कठिन यहाँ पर हो गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा से कोशिश कीजिए और इस बार हम आपसे गुजारिश करेंगे नेटवर्क एरिया में आकर आप कॉल कीजिए। जैसे ही कनेक्ट होगा साफ तौर पर हम आपका सवाल सुन पाएंगे, जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बढ़ते हैं आगे। एक व्हाट्सएप आ गया है हमारे पास एकलव्य जी का, और इन्होंने पूछा है कि मक्का साल में कितना पानी कंज्यूम करता है। क्या कहेंगे डॉक्टर सीमा? मक्का की जो डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में ले रहे हैं जी। अगर आप खरीफ सीजन में उसमें वर्षा पानी भी काफी मिल जाता है, और रबी के अंदर ले रहे हैं तो सिंचाई के ऊपर डिपेंड करता है, और जनवरी फरवरी में अगर आपके क्षेत्र में मावठ या थोड़ा बहुत बारिश हो जाता है तो वो भी डिपेंड करता है। लेकिन जो स्प्रिंग सीजन में लगाई जाती है फरवरी माह के अंदर, वह सबसे ज्यादा पानी का कंजप्शन करती है, क्योंकि उस टाइम तापमान भी बहुत ज्यादा होता है और बारिश भी नहीं हो पाती है। तो स्प्रिंग सीजन की मक्का होती है उसमें पानी का उपयोग काफी होता है और लगभग 10 से 12 सिंचाई लग जाती है। लेकिन अगर खरीफ और रबी सीजन की बात करें तो खरीफ मक्का के अंदर अगर बारिश आपके इलाके में ठीक ठाक है तो ये 3 से 4 इरिगेशन के अंदर हो जाती है। और रबी की जो मक्का होती है वो काफी लंबी अवधि की होती है, इसे अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और ये जाके कटती है अप्रैल माह के आसपास। तो इसके अंदर भी 7 से 8 इरिगेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि तापमान जो होता है उस समय काफी नीचे गया हुआ, काफी कम होता है। तो ये निर्भर करता है कि आप किस सीजन में कौन सा मक्का ले रहे हैं। तो अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग इसमें पानी की जो मात्रा है वह अलग अलग होती है। बिल्कुल, तो मौसम के अनुसार ये निर्भर करता है कि कितना पानी मक्का की फसल में लगना है। बढ़ते हैं आगे। मंदसौर से हमारे साथ पृथ्वीराज जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैं पूछना चाहता हूँ मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? क्या क्या उपाय करने चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर सीमा का रुख करते हैं। क्या कहेंगी डॉक्टर सीमा, मक्का की फसल में खरपतवार लग जाए तो नियंत्रण के उपाय क्या हैं? खरपतवार आपके लग गए हैं तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा बीज लें जो कि जिसके अंदर प्रमाणित बीज हो। तो ऐसे में विशुद्धि की मात्रा कम होती है। खेत को अच्छे से जुताई, निराई, गुड़ाई करके ही आप फसल को लगाएं। और अगर रसायनों की बात करें, हेर्बिसाइड्स की बात करें, तो मक्का की बुआई के पश्चात 1 से 2 दिन के भीतर ही प्री इमर्जेंस हेर्बिसाइड आते हैं, जिन्हें प्री इमर्जेंस हेर्बिसाइड इसलिए कहा जाता है कि 1 से बुआई के तुरंत 1 या 2 दिन के पश्चात इनका छिड़काव करें। तो अगर प्री इमर्जेंस की बात की जाए तो इसके अंदर एक एट्राजिन नामक हेर्बिसाइड है, जिसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा एक दूसरा भी विकल्प है जो काफी अच्छा है। यह चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उनको अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है, जिसका नाम है पायरोक्सोसल्फान। ये 127 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तो बात हो गई कि आप 1 से 2 दिन के भीतर कौन कौन से आप हेर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि अगले जो 20 से 25 दिन होते हैं, जिसमें मक्का की बढ़वार भी काफी कम होती है, तो ये खरपतवार को काफी अच्छे से 20 से 25 दिन तक नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है कि 30 दिन की अवधि पर पोस्ट इमर्जेंट हेर्बिसाइड इनको इसलिए कहा जाता है कि ये 30 दिन की अवधि पे इनका इस्तेमाल होता है। जो खरपतवार जो प्री इमर्जेंस हेर्बिसाइड या जो अवधि होती है 1 महीने के अंदर, अगर उसके अंदर उग जाते हैं तो पोस्ट इमर्जेंट हेर्बिसाइड का स्प्रे करके इनका नियंत्रण किया जा सकता है, जो अगले आपको 40 से 45 दिन की अवधि तक खरपतवार का नियंत्रण कर सकेंगे। तो पोस्ट इमर्जेंट हेर्बिसाइड की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारे विकल्प है मक्का के अंदर। जो पहला विकल्प है वो है टेंडोट्राइन। यह मार्केट में लॉरिस के नाम से बिकता है और 1 एकड़ के लिए 115 ml की आवश्यकता होती है। दूसरा अगर विकल्प की बात की जाए तो टोप्रानिजोन है, जिसको कि मार्केट के अंदर टिंजर के नाम से मिलता है, और इसकी जो मात्रा का संस्कृति है वह आप 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। एक जो मक्का के अंदर देखा गया है कि मोथे का प्रकोप काफी होता है। अगर आपके खेत में आप देखें कि चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती के अलावा अगर मोथे का भी प्रयोग है, बहुत ज्यादा प्रकोप हो रहा है, तो उसके नियंत्रण के लिए हेलोसल्फ्यूरोन, जो बाजार में सेंप्रा नामक दवाई से नाम से मिलती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका 1 एकड़ के अंदर 65 से 67
जो ग्राम होता है, ये दानेदार अवस्था में आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ के हिसाब से आप हमेशा 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करें और उसी के अंदर जो आपको जो मात्रा बताई गई है उसी का घोल बना के आप इसका छिड़काव करेंगे तो मक्का में काफी खरपतवार का आप अच्छे से नियंत्रण कर सकेंगे। तो इस तरह से देखिए खरपतवार नियंत्रण किया जाता है मक्का की फसल में। बढ़ते हैं आगे। नईमुद्दीन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल क्या है आइए जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछें अपना सवाल। मेरा निवेदन ये है कि गुलाब के पुराने वृक्षों में जड़ों में जाल बन जाता है, गुच्छा बन जाते हैं, तो उनको गुच्छा को निकालना आवश्यक है गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए। और थोड़ा रखरखाव के बारे में, कटाई छटाई जो पुराने वृक्षों की है, थोड़ा बता दे, बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर, तो क्या कहेंगे आप? जी, गुलाब में इस समय बहुत ही उपयुक्त समय है गुलाब की कटाई करने का। और गुलाब की कटाई छटाई इसी समय में हम अक्टूबर के माह में करते हैं। और गुलाब की कटाई छटाई करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो भी हमारी जो भी शाखाएं जो हैं पौधे की जो खराब हो चुकी हैं या जिसमें कोई कीड़ा या व्याधि का प्रकोप है, सबसे पहले तो उसे निकाल दें। उसके बाद हम एक ओपन वेज जिसे कहते हैं, बीच से सेंटर से जो गुलाब का पौधा है वो खुला रहना चाहिए, इस तरह से उसकी कटाई करनी चाहिए। और ऊपर से 2/3 हिस्से तक हमें जो शाखाएं हैं पौधे की वो काट देनी चाहिए। नीचे से 9 से 10 इंच का पौधा जो है आपका रहना चाहिए। और शाखाएं काटते हुए आप उसको बाहर की तरफ से काटें। और साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान दें कि जो शाखाएं वेजिटेटिव हैं या जिन्हें हम सकर्स कहते हैं उनको आप ज़रूर निकाल दें, वाटर सकर्स को। दूसरी बात आपने की है, और कटाई करने के बाद आप जो जितने भी शाखाएं आपने काटी हैं, टहनियाँ जो आपने काटी हैं, उनको आप डाइथेन M45 के घोल से स्प्रे कर दें उस पर, ताकि उसमें कोई डाइबैक नाम का रोग जो है वो उसे प्रभावित ना कर सके। जी। दूसरी बात की है आपने जड़ों की, तो विंटर्स में, सर्दियों में हम गुलाब के पौधों को खुला छोड़ देते हैं, उसकी मिट्टी हटा देते हैं और उसकी जड़ों को थोड़ा ठंडे कम तापमान पर रखते हैं। इस प्रक्रिया को हम विंटरिंग कहते हैं। और इसे करने से क्या होता है कि हम जब हम तोलिया जिसे हम कहते हैं पौधे की साइडों पे जब हम खोते हैं, घेरा जो है उसको जब हम खोते हैं, तो उस प्रक्रिया में जो आपकी जड़ें हैं वो जड़ें भी कुछ निकल जाती हैं। और साथ ही साथ जब आप उनको कम तापमान पे जड़ों को रखते हैं, उसको पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होती है आने वाले समय में। और यदि आपने पौधा गमले में लगा रखा है तो गमले में क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और वो एक गुच्छा बन जाती हैं। तो उसको दूर करने के लिए हमें हर वर्ष गमले को बदलना पड़ेगा, जिसे हम रीपॉटिंग कहते हैं। और गमला बदलने के लिए हमें जो भी साइज का हमने गमला इस्तेमाल किया, अगर हमने मान लीजिए 8 इंच के गमले का इस्तेमाल किया है तो अगले वर्ष हम 10 इंच के गमले का इस्तेमाल करेंगे। और पौधे को मिट्टी के साथ ही निकालेंगे। और जितनी उसकी जड़ें, एक्स्ट्रा जड़ें हो गई हैं, जो ज़्यादा जड़ें जो है बढ़ गई हैं, उनको हम उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं, उनकी कटाई छटाई कर सकते हैं। और कटाई छटाई करने के बाद उसको हम थोड़ा सा बेविस्टिन का घोल से उसको उपचारित करके पौधे को गमले में लगा सकते हैं। और ये सब करने के बाद आपको गमले की मिट्टी भी बदल देनी चाहिए। उसमें 1/3 मिट्टी जो है नई मिट्टी डाल दीजिए। साथ ही साथ उसमें अच्छे से गली सड़ी गोबर की खाद डाल देंगे और 1 चम्मच बोन मिल डाल देंगे। तो आपका जो पौधा है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा फूल भी देगा। बिल्कुल, तो इस तरह से आप गुलाब में देखभाल कार्य कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अखिलेश जी बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो अखिलेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। गेंदा का बीज जो है, गेंदा का बीज कहाँ से मिलेगा? जी, गेंदा का बीज कहाँ से मिलेगा और क्या बाईपोस्ट आ सकता है किसी यूनिवर्सिटी से? बिल्कुल, क्या कहेंगे? मक्का की खेती के बारे में संदर्भ में बताया जा रहा है, किस प्रकार से खेती करना चाहिए? बिल्कुल, दोनों ही सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे। पहले डॉक्टर ऋतु आपसे गुजारिश, क्या बाईपोस्ट मंगा सकते हैं? मक्का के बीज कहाँ से मिल सकते हैं? जी, मक्का के बीज हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बीज उत्पादन इकाई से प्राप्त किया जा सकता है। और मक्का का
गेंदे का बीज जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बीज उत्पादन इकाई से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो गेंदे का बीज है, आप तकरीबन 1 एकड़ के लिए 400 ग्राम बीज का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो आपके पास ही में कृषि विश्वविद्यालय हैं या आपके राज्य कृषि संस्थान है, वहाँ से भी आप गेंदे का बीज प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो आप इन सभी माध्यमों से गेंदे के बीज हासिल कर सकते हैं। और आपने एक और सवाल किया था मक्का की खेती के संदर्भ में, इसका जो जवाब है आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कई मजा ये देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानों, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मक्का फसल में खरपतवार नियंत्रण और फूलों की खेती और देखभाल के बारे में। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर ईमेल के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मेहमान उपस्थित हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अखिलेश जी ने सवाल पूछा था गेंदे के बीज के बारे में, जिसका जवाब उन तक पहुंचाया गया था, लेकिन मक्का की खेती के बारे में भी वो जानना चाहते थे। तो डॉक्टर सीमा क्या कहेंगी मक्का की खेती के बारे में? बिहार सीतामढ़ी से बात कर रहे थे, कैसे कर सकते हैं वहां पर मक्का की खेती? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि मक्का की फसल तीनों समय में हो सकती है, और बिहार में अभी जो अक्टूबर का महीना है उसमें रबी मक्का काफी अच्छी होती है। कुछ बातों का ध्यान देने है कि उचित जो किस्म होती है, सही किस्म अपने प्रांत में जो संस्तुत की गई है राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार के संस्थानों द्वारा, उसका प्रयोग करें। सही बीज दर का इस्तेमाल करें और समय समय पर आप उसमें जो उर्वरक प्रबंधन होता है, जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का संस्तुत किया गया है, तीनों जो पोषक तत्व है उनका उपयोग करें। और मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें जिंक की कमी भी देखी गई है, और बिहार का जो प्रांत है वहाँ पे जिंक का जो मृदा में मात्रा है वह काफी कम है। तो अपने मृदा की जांच कर उसी के अनुसार आप जिंक का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अधिक उत्पादन के लिए। और जैसा कि आज का जो टॉपिक है खरपतवार प्रबंधन का, तो जो भी आपके पास हर्बिसाइड मार्केट में अवेलेबल है उनका प्रयोग करके, समय समय पर आप इनका प्रयोग करके, और जो रोग प्रबंधन है और या जो कीट लगता है जिसके अंदर फॉल आर्मी वर्म एक महत्वपूर्ण कीड़ा है और बिहार में इसका काफी प्रकोप होता है, उसका अगर सही समय पर नियंत्रण किया जा सके तो इसकी अच्छी उपज ली जा सकती है। और अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो जिसके बारे में उनको जानना हो कि मुझे या तो उर्वरक प्रबंधन या खरपतवार प्रबंधन या कीट प्रबंधन से समस्या है, तो उसका हम हमारी वेबसाइट है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की, वहाँ पे भी वो एक क्वेरी छोड़ सकते हैं अपनी जो भी उनका प्रश्न हो या जो भी उनके समस्या उनको मक्का के उत्पादन में आए, तो वहाँ पर भी टोल फ्री नंबर पे वो कॉल करके हमसे जान। बिल्कुल। तो अखिलेश जी, देखिए आपके सवाल का जवाब आपको अच्छे से हमारे विशेषज्ञ ने दे दिया है। बढ़ते हैं आगे। भागलपुर बिहार से एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आइए जान लें उनका सवाल क्या है। हेलो तपनेश्वर जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मक्का की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। क्या जानना चाहते हैं इसकी खेती के बारे में? कौन सा बीज है?
बिल्कुल, अभी हमारी विशेषज्ञ ने विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी है। और भागलपुर के लिए किस किस्म की सलाह देंगी आप डॉक्टर सीमा, क्या कहेंगी? देखिए, जो बिहार जो प्रांत है वहाँ पर मक्का की काफ़ी सारी किस्में हमारे संस्थान द्वारा और संस्तुत की गई है, जिसके अंदर IMH 222 एक वैरायटी है, काफ़ी अच्छा वो वहाँ पर रिस्पांस दे रही है। इसके अलावा भी एक PMH 1 करके, PMH 11 करके और PEHM 5, 9, ये जो किस्में हैं ये काफ़ी अच्छा बिहार प्रांत में उत्पादन दे सकती है। तो ये तो बात हो गई किस्मों की। उसके अलावा जो बुआई का समय है वह अभी काफ़ी उचित समय है। आप अपने खेत को तैयार करके इन किस्मों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जो बीज की मात्रा है वह आप 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखें और जितना भी आप नाइट्रोजन देते हैं उसको 3 हिस्सों में बांट के दें। वैसे मक्का के अंदर जो नाइट्रोजन की संस्तुति की गई है वह 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। तो आधी जो नाइट्रोजन है वह आप बुआई के समय दें और बाकी जो शेष आधी मात्रा की जो नाइट्रोजन बचती है 2 हिस्सों में बांट के 30 से 35 जब आपकी मक्का आपके घुटने तक आ जाए उस अवस्था में दें। और जो दूसरी जो शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है वह आप जब उसमें कलरे निकलने लगे, ऊपर की जो मंजरी निकलती है उस अवस्था पर दें। फास्फोरस की बात की जाए तो वह आप अपनी मृदा जांच करवा के 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय पर ही उसको डाल दें और अपने खेत में पोटेशियम डालना जरूर ना भूलें। पोटेशियम डालने से क्या होता है कि जो होता है वो मोटा बनता है। तो पोटेशियम अपने प्रांत के अनुसार या संस्तुति के लिए है कि 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुआई के समय दे सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से सफलतापूर्वक मक्का की खेती की जा सकती है। बढ़ते हैं आगे। खरगोन मध्य प्रदेश से हमारे साथ छत्र सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी जी, तो इसमें मक्का खेती करना चाहते हैं जी, क्षारीय भूमि में मक्का की खेती की जा सकती है या फिर नहीं, ये जानना चाहते हैं आप। डॉक्टर सीमा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मक्का की जो फसल होती है वो जो अच्छी होती है वह न्यूट्रल, जो उसका जो pH होता है जिसको कहा जा सकता है क्षारीय अम्लीय, और एक होती है साधारण जो कि 7 के आसपास होता है, उसमें काफी अच्छी उपज होती है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि क्षारीय मक्का है तो आप उसका उपचार करवा सकते हैं अगर उसके अंदर जिप्सम अगर आप मिलवा सके, या फिर उसके अंदर अगर आपके पानी, मध्य प्रदेश का इलाका है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इनके पास इतने पानी की उपलब्धता होगी, तो हो सके तो उसके अंदर जिप्सम में उसका उपचार करके मक्का ले सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप हरी खाद जिसके अंदर सनई या ढेंचा का उपयोग किया जाता है वह अपनी फसल में अप्रैल, मार्च या अप्रैल का जब महीना आता है उस समय आप इसका छिड़काव कर दें और जब इसके फूल बनने लगते हैं उस अवस्था पे आप इसकी जुताई करके मृदा में मिला दें। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो आपकी जो क्षारीय समस्या है वह कम होगी और मृदा की संरचना में भी सुधार होता है। उसके बाद अगर आप चाहें उसका टेस्ट करवा के और आपको लगता है कि जो इसका pH है वो थोड़ा बहुत कम हुआ है तो उस अवस्था में आप मक्का की फसल ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसी मृदा में मक्का न लें जबकि कोई दूसरे अन्य जो क्षारीय मृदा से सहनशील फसलें हैं वह ले सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या संभावित विकल्प हो सकते हैं, हमारी विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। एक व्हाट्सएप आ गया हमारे पास झारखंड से खुशबू शर्मा जी का, और ये इन्होंने पूछा है कि गुलदाउदी और गेंदा लगाने का सही समय क्या है। जी, गुलदाउदी लगाने का सही समय जुलाई अगस्त है। जुलाई के महीने में गुलदाउदी की कटिंग तैयार कर ली जाती है और अगस्त में उसको खेत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जबकि गेंदा लगाने के लिए हम सितंबर के अंत में, सितंबर के अंतिम सप्ताह में
उसकी नर्सरी डाल देते हैं। और पर अभी भी गेंदा की जो नर्सरी है या पौध उगाने का है बहुत उचित समय है। इस समय भी आप गेंदा की नर्सरी डाल सकते हैं। और जो गेंदा की पौध डालेंगे आप वो 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी क्यारियों पे डालें। और ये ध्यान रखें कि क्यारियों में जब आप पौध बीज डालें तो बीज को ढकने के लिए खाद का और मिट्टी का प्रयोग करें और बीज को बहुत ज़्यादा गहरा नहीं डालें और हल्की से उसको पानी से उसमें छिड़काव कर दें, फुहारे से उसमें पानी दे दें और उसको ढक दें बीजों को। और 2 से 3 हफ्ते के बीच में ये जो पौध है आपकी तैयार हो जाएगी और 3 से 4 पत्ती आने पर आप इसको खेत में स्थानांतरित कर सकते हैं जी। और गेंदा जो है आपकी 2 प्रकार की प्रजातियां होती हैं, एक अफ्रीकन प्रजाति और एक फ्रांसीसी प्रजाति। अफ्रीकन प्रजाति के जो गेंदा होते हैं वो बड़े फूल होते हैं और उनको हम 45 बाय 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं, जबकि जो हमारे फ्रेंच टाइप के गेंदा होते हैं उसको हम 30 बाय 30 या 30 बाय 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सही समय क्या है, सही तरीका क्या है, हमारी विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और एक और व्हाट्सएप आ गया है प्रियंका जी का। इन्होंने लिखा है कि मैं असम से हूँ, हमें पूसा नारंगी गेंदे की अच्छे बीज कहाँ से मिल सकते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए। हमने पहले भी बीज से गेंदे की खेती की है पर पौधे और फूल अच्छे नहीं निकले, तो अच्छे बीज कहाँ से मिलेंगे? जी देखिए, पूसा नारंगी गेंदा के बीज जो हैं बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र से भी आपको मिल सकते हैं और जितने राज्य बागवानी ऑफिसेस हैं वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पुष्प विज्ञान संभाग से भी आपको ये बीज मिल सकते हैं, या हमारी एक बीज उत्पादन इकाई है भारतीय कृषि अनुसंधान में, वहाँ से भी आपको ये बीज मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं आपने अभी जान लिया। बढ़ते हैं आगे। उज्जैन मध्य प्रदेश से कैलाश प्रजापति जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, नियंत्रण के लिए मक्के में कौन से दवाई का छिड़काव करें? मक्का। और मैडम अपना सवाल एक बार फिर से पूछिए। मक्के में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवा का छिड़काव करें? जी, खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जा सकता है? और मैडम जी, मक्का कौन सी मक्के फसल होते हैं तो उसके अंदर एक कीड़ा बहुत लगता है, तो उसके लिए भी कोई दवा है? बिल्कुल। डॉक्टर सीमा, आप कुछ जानना चाहेंगे इनसे? जी, मैं पूछना चाहूंगी कि इनकी मक्का को लगाए हुए कितना टाइम हो चुका है? कितना समय हो गया है कैलाश जी मक्का लगाए हुए? हाँ, हो गया 2 महीना। 2 महीने की फसल हो चुकी है। जी मैडम। देखिए, 2 महीने की फसल पे आप कोई भी हर्बिसाइड का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि अब समय जा चुका है। जो भी हर्बिसाइड इस्तेमाल करना था वो आपको बुआई के समय 1 से 2 दिन के भीतर में या फिर 30 दिन की अवस्था पे करना चाहिए था, लेकिन अब समय जा चुका है। पर आप ऐसा कर सकते हैं कि जितना भी अगर आपको बड़ा कोई घास दिखाई देता है तो आप उसको हाथों से चलते फिरते आप उसको निकाल सकते हैं। इस समय आप कोई भी उपचार ना करें, वो फालतू में आपकी जो लागत होगी उसको बढ़ाएगा, उसका असर भी नहीं आ पाएगा। बिल्कुल। तो खरपतवार नाशी का उपयोग तो नहीं करना है। अगर आपको बिल्कुल। तो यहाँ पर खरपतवार, दूसरा सवाल है कि इनको कोई कीड़ा दिख रहा है, अगर वह गोब के अंदर बैठा है या पत्तियों के ऊपर बैठा हुआ है, तो उस समय ये किया जा सकता है कि उसमें कोराजन की एक दवाई आती है, उसका 1 ml 1 लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या करना है आपको, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। और इसी के साथ बता दें कि कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हम हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है मक्का फसल में खरपतवार नियंत्रण और फूलों की खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। इस वक्त भी राजस्थान से कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान ले उनका क्या सवाल है। हेलो 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 नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरा नाम अमिलाल जी जी अमिलाल जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि मैं घर के अंदर फूलबाड़ी लगाना चाहता हूँ और थोड़ा सा उस बात को हमेशा के लिए मेरे को फूल सुंदर फूल कौन चीज है? बिल्कुल सुंदर और आकर्षक फूलों की खेती करना चाहते हैं, ये राजस्थान में घर में लगाना चाहते हैं बागवानी के लिए, तो किस तरह के फूलों की आप सलाह यहाँ पर देंगे? जी, ये जो समय है अभी अक्टूबर का महीना, ये बहुत ही उपयुक्त महीना है। इस समय पर हम बहुत सारे फूलों की खेती कर सकते हैं। शरदकालीन फूल जैसे कि पेंसी है, पिटूनिया है, एंटीराइनम है, डेहलिया है, कैलेंडुला है, मेरीगोल्ड है, इस तरह के आइस प्लांट है, इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं जिनकी आप खेती इस वक्त कर सकते हैं। और इन पौधों की आप या तो पौध खरीद सकते हैं, अच्छी पौध कहीं से भी आप जहाँ से आपको किसी भी मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर आप इसके जो बीज हैं खरीद के उनको पौध तैयार करके आप उनको लगा सकते हैं। और पौध लगाने के लिए हमें 3 से 4 पत्ती की अवस्था पर जो है हम पौध को खेत में स्थानांतरित करते हैं। और पौध लगाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पौध लगाएं तो हम शाम के वक्त लगाएं, और शाम के वक्त लगाने के बाद उसको सिंचाई ज़रूर दे दें। और सिंचाई ये भी ध्यान रखें कि आने वाले समय में जब पाला पड़ने लगेगा तो पाले से भी हमें उसको बचाना है। और अगर आपको गमले में लगानी है तो गमले में लगाने के लिए आप तैयार पौध बाजार से ले लें और अपने गमलों में साज सज्जा के लिए वो जो लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से आप अमिलाल जी पूरा प्रबंधन कर सकते हैं। इंदौर से बबलू ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जानिए उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। गेंदा लगाना चाहते हैं क्या? अभी सही समय है कि नहीं, यही जानना चाहते हैं आप? बिल्कुल डॉक्टर, तो क्या कहेंगे आप? बता चुकी हैं आप, लेकिन एक बार फिर से गुजारिश है आपसे। जी, गेंदा लगाने के लिए ये उपयुक्त समय है। इस समय आप अगर आपको कहीं से अच्छी तैयार पौध मिल जाए तो आप उससे भी लगा सकते हैं। और आप गेंदे की दोनों जो प्रजातियां हैं, चाहे अफ्रीकन प्रजाति हो या फ्रांसीसी या छोटी प्रजाति जिसे हम कहते हैं, तो उसे भी आप लगा सकते हैं। और गेंदा लगाने के लिए आप चाहें तो आप अपनी खुद की पौध भी तैयार कर सकते हैं। और पौध तैयार करने के लिए या तो आप मिट्टी में पौध तैयार कर सकते हैं या फिर आप सॉइललेस मीडिया जैसे कि कोकोपीट, परलाइट का जो मिश्रण है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे व्याधियों का और जीवाणुओं का जीवाश्म रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पौध है वो बहुत अच्छी निरोगी नहीं होती है। तो या तो हम अपनी मिट्टी को उपचारित करें और या फिर हम सॉइललेस मीडिया का इस्तेमाल कर लें, जो कि बहुत सस्ता भी है और बहुत अच्छा भी है। बिल्कुल, तो आप इस विकल्प को अपना सकते हैं। और अंतिम सवाल डॉक्टर सीमा आपके लिए, अंकुर सहाय जी का, मक्के की फसल में डाउनी फफूंदी रोग की रोकथाम कैसे की जाए? समय मेरे पास बहुत कम है, चाहूंगी आप संक्षिप्त में इसका जवाब दें। देखिए, जो ये रोग है 2 तरीके हैं। एक तो आप बीज उपचार करते हैं उसी समय कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है। उसके लिए आप इमिडाक्लोपीड जो रसायन आता है उसका बीज पे उपचार करके उसकी बुआई कर सकते हैं। दूसरा, अगर खड़ी फसल में अगर इसका प्रकोप, तो आप डाइथेनम 40 दवा उसका आप 1 ml 1 लीटर
पे घोल के उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इसका नियंत्रण काफी अच्छे तरीके से हो जाता है। बिल्कुल, तो इस तरह से आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। अंकुर सहाय जी, आजमगढ़ से आपने सवाल भेजा था। बिल्कुल डॉक्टर सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी को अधिक और हम कहेंगे अहम जानकारियां दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर ऋतु, आपसे जल्दी से मैं एक सवाल ले लेना चाहूँगी। यहाँ पर रानीखेत से आया है महावीर नेगी जी का कि मैरीगोल्ड के पौधे में रेड माइट का प्रकोप हो रहा है, फ्लावर्स में नेट भी लगाया है, उसे भी बर्बाद कर रहे हैं, क्या उपचार है? जल्द से आप जवाब दें। जी, रेड माइट का प्रकोप अगर आपकी फसल में है तो एक तो हम तेज पानी का स्प्रे करें, उससे भी आपका जो जाला है वो हट जाएगा। और दूसरा, हम नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, जिसे नीम ऑयल भी कहते हैं, आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। 10 ml प्रति 1 लीटर के पानी में अगर हम घोल बनाएंगे नीम के तेल का, तो हम उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और ये घोल बनाने के लिए पहले आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप लिक्विड सोप डाल लीजिए, जिससे कि उसमें झाग बन जाए। और वो उसके बाद उसमें 10 ml नीम का तेल डालिए और उसका सॉल्यूशन बनाइए, जिससे कि वो इमल्शन बन जाए और अच्छे से आप उसको स्प्रे करें। और ये स्प्रे जो है आप 1 हफ्ते के अंतराल पर करें तो आपकी समस्या का बहुत हद तक निदान हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपकी फूलों पे बहुत ज्यादा जाला आ गया है तो कोशिश करें उन फूलों को तोड़ के कहीं दबा दीजिए, ताकि आपकी जो फसल है वो ज्यादा प्रभावित ना हो। बिल्कुल, तो क्या करना है महावीर जी, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बता दिया है। और डॉक्टर ऋतु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने सभी को जागरूक किया, धन्यवाद आपका भी। तो किसान भाइयों बहनों, कैसे करना है मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण और फूलों की देखभाल और फूलों की खेती आप कैसे कर सकते हैं, अपने खेत को महका सकते हैं, इसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने विस्तार से जान लिया। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आएंगे, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी भी दे देते हैं। अश्वगंधा की खेती पर चर्चा होने वाली है अगले कार्यक्रम में। जी हाँ, विस्तार से हम आपको अश्वगंधा की खेती के बारे में बताएंगे। इसी के साथ साथ मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण पर भी चर्चा होगी। तो दोनों ही अहम विषय रहने वाले हैं हमारे अगले कार्यक्रम के। और आपके पास कोई भी सवाल है तो पहले हम तक आप पहुंचा दीजिए, ईमेल कर सकते हैं आप hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। जी हाँ, एक बार दोहरा देते हैं आपके लिए, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप अपने जो सवाल है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। और डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। और बता दें, एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, अगर आप हमारा कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा हमारे YouTube चैनल पर आप पुनः तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।